वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है। अली एरियर्स का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड एडवांस नहीं होता। जी मोहम्मद राज जजाकल्लाह। जी बेटा, आपको एक क्वेश्चन, ये ट्यूलिप इंटरप्राइजेस जरा घर के लिए होमवर्क दिया था यार, तो मिला टाइम? पढ़ने की कोशिश की है सर? चलो बेटा, जी बिल्कुल ठीक है यार। जो मैंने नहीं कहे थे वो भी फाइनल कर लेते हैं यार। चलो बेटा, मैं जिनका कोई पॉइंट होगा मैं साथ साथ जरा सारा डिस्कस कर लेता हूँ। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पढ़ भी लिया है तो मेरी बातें दोबारा सुन के जरा जहन में फाइनल कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमारा ईयर एंड था 31 दिसंबर 2017। ट्रायल बैलेंस अगर हम देखें तो उसमें मैंने कल बात कर ली थी कि ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ, सॉरी, ट्रायल बैलेंस में स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। पहले पॉइंट से शुरू कर लें, जो आसान है वो भी और जो मुश्किल थे वो भी सारे सुनने जरा। While carrying out physical inventory count at the year end, following matters were identified। ये बेटा माँ जरा काइंडली सारा ही पढ़ लेना। Goods costing 1 million were slightly damaged। These can be sold for rupees 1130 after incurring a cost of 2 lakh। आई होप के पढ़ के कम से कम ये पता चल गया था कि ये कोई लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का इशू है। गुड्स की कॉस्ट है 1 मिलियन, थाउजेंड्स में का डाटा तो 1000। एनआरवी की वर्किंग करनी है सेलिंग प्राइस है 11, कैन बी सोल्ड, बेचा जा सकता है 1130 पे सेल प्राइस। लेकिन एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस आफ्टर इंक्रिंग 2 लाख का खर्चा करके 930 देयरफॉर एनआरवी हो गई। डिफरेंस बड़ा इसमें आ गया 70 का एक लॉस है। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी के बेस पे अगर हम देखें तो 70 का लॉस बनता है, विच शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन अगली बात जरा कंसंट्रेशन से सुननी है जरा। नेक्स्ट ठीक है बेटा, एक हमने क्वेश्चन जो कल कंप्लीट किया है, होम अप्लायंसेस। अब स्टेज आ गई है कि हम ये देखें कि किस सवाल में क्या किया, फिर किस सवाल में क्या किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जरा होम अप्लायंसेस वाला क्वेश्चन का आंसर सामने रखें, सवाल में एक मिनट निकाल लें। कब क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, वहां क्या किया, यहाँ क्या चेंज है अगर है तो पहले काइंडली आप जरा अपने होम अप्लायंसेस वाले क्वेश्चन का आंसर सामने काइंडली रखना जरा। मैं एक मिनट जरा निकालूं सवाल। इसमें मतलब इसी तरह की एक सिचुएशन थी, अगर आप रिकॉल कर सकें, देखिएगा गौर से। तो 9 मिलियन की कॉस्ट दी हुई थी, लेकिन उसमें फिर एक सेल रिटर्न थी, उसकी सारी हम डिस्कशन की। कॉस्ट बन गई थी आई थिंक 4 लाख डिवाइडेड बाय, जस्ट 1 मिनट, 125 इंटू 25 इंटू 100, सॉरी 320। बाकी स्टॉक तो ठीक है, उसने गिवन था 9 मिलियन का। 320 कॉस्ट बन रही थी और एनआरवी 310 बन रही थी।
400 माइनस 90। अब इस सवाल में और ये जो ट्यूलिप वाला सवाल है इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था, ये सारी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट अभी हमने ईयर एंड पे करनी थी। ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का सवाल था। मतलब 9 मिलियन जो है ये अभी परचेजेस में से लेस होके कॉस्ट ऑफ सेल बननी है। तो देयरफॉर हमने क्या किया, 9 मिलियन में पहले लोअर फिगर ऐड कर ली, ऑटोमेटिकली हमने 10,000 कम रिकॉर्ड किया। इट मींस हमने, आप देखिएगा गौर से, हमने 9310 जब अपने क्लोजिंग स्टॉक में लिख के लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हुए, तो ऑटोमेटिकली जो 10 का लॉस है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल अभी कैलकुलेट होनी थी, तो हमने पहले लोअर फिगर का डिसीजन लिया, क्लोजिंग स्टॉक फाइनल कर लिया, और क्लोजिंग स्टॉक फाइनल करके ही कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग कर ली। और उसमें हमने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी 310 मींस 10 कम रखा, तो लॉस इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाएगा। डिफरेंस क्या था, पीरियोडिक था, क्लोजिंग की एडजस्टमेंट, सारे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हमने खुद करके कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड आउट करनी थी। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मेरी आवाज बेटा सबको आ रही है सही? काइंडली आवाज सबको आ रही है? बता दीजिएगा काइंडली, जरा कुछ बच्चों का इशू लग रहा है। बेटा जुबैर काइंडली अपना जरा नेट नेट देखिएगा, बच्चों को तो आ रही आवाज। तो अभी होम अप्लायंसेस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सामने रखिएगा, मैं ट्यूलिप में बताता डिफरेंस क्या है। ठीक है, ओके। अब बेटा इस ट्यूलिप वाले सवाल में इशू क्या है, यहां बेटा कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है, और आपको पता है काइंडली कि कॉस्ट ऑफ सेल तभी कैलकुलेट होती है जब क्लोजिंग स्टॉक परचेजेस में से ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली ऐड करके परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया हो। तो यहां बता, हमें सारे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं करनी, ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो चुकी है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट हो गई है। हमें सिर्फ ये करना है, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। इस डेटा से हमें पता ये चला है कि स्टॉक जो स्लाइटली डैमेज है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, और उसकी एनआरवी 930 मींस 70 का लॉस बनता है। इट मींस हमें सिंपली अपना क्लोजिंग स्टॉक कम करना है बाय ₹70। पहले तो ये बताएं, जो मैंने होम अप्लायंसेस की बात की है और जो अब बात कर रहा हूं, इसमें डिफरेंस क्लियरली समझ आ गया? मैं थोड़ा सा और इसलिए रिपीट करना चाह रहा हूं कि शायद बात 100% अब क्लियर हो जानी चाहिए। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है होम अप्लायंसेस में, जो सवाल आपके सामने है। जो होम अप्लायंसेस वाला सवाल, पहले उस्मान दानी से 12 की बात सुनना। वहां क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने 100% परचेजेस में से लेस करके कॉस्ट ऑफ सेल बनानी है। हमने क्या किया, देयरफॉर हमने 90 लाख लिया, और उसमें जो स्टॉक शामिल नहीं था उसे फिर 320 में शामिल करने की बजाय 310 मींस लोअर पे शामिल करके अपना क्लोजिंग स्टॉक फाइनल करके कॉस्ट ऑफ सेल खुद से निकाल ली। देयरफॉर उसमें लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी का प्रिंसिपल अप्लाई हो गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल एडजस्टेड ऑटोमेटिकली आई, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक पहले ही ठीक कर लिया था। लेकिन यहां एग्जामिनर ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ली है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायल बैलेंस, उस क्लोजिंग स्टॉक की बेस पे जो उसने ट्रायल में दिया है। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के पता ये लग रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में 70 की रिडक्शन होनी चाहिए। पूरा क्लोजिंग स्टॉक क्यों एडजस्ट नहीं होना चाहिए? क्योंकि
कॉस्ट ऑफ सेल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, लेकिन पॉइंट 1 के फर्स्ट सेंटेंस से क्या पता चला कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका लॉस बनता है, देयरफॉर गिवन स्टॉक को 70 से कम होना चाहिए। अब उस्मान मेरी बात ठीक है होगी इन दिस क्वेश्चन ऑफ ट्यूलिप? ये उस्मान दानिश, अब मेरे फाइनल वर्ड सुने जरा काइंडली कंसंट्रेशन से जरा। क्या क्लोजिंग स्टॉक ने 70 से कम होना है? आपसे क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, बताएं। ये बिल्कुल ठीक है। अब कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनिए, क्लोजिंग स्टॉक ने बेटा अगर कम होना है तो स्टॉक तो क्रेडिट होगा। एंट्री सही तरह समझ नहीं आपने। क्लोजिंग स्टॉक ने अगर कम होना है तो मैं कह सकता हूं स्टॉक नहीं क्रेडिट होना, पर पीरियोडिक सिस्टम नहीं है, परपेचुअल है। जी ज़हेब, एक मिनट मेरी बात आप पूरी होने देते तो मेरा ख्याल आपका शायद इतना लंबा सा क्वेश्चन ना बनता। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स। अब रुक जाया करें काइंडली, थोड़ा सा मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें। मेरा ख्याल है कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस को आपस में लिंक अप कर सकूं। तो ज़हेब अगर आप मुझे 2 मिनट अलाउ करें तो फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं उसी कंक्लूजन तक पहुंचा हूं जिस कंक्लूजन पे आप पहुंच गए। सबसे पहले मुझे काइंडली ये बता दें ज़हेब, आप इस बात से कंफर्टेबल हैं कि मैं कह रहा हूँ स्टॉक ने 70 से कम होना? एक मिनट बेटा, बाकी लोग जरा काइंडली ज़हेब का क्वेश्चन है वो मैं जरा एड्रेस कर दूं। अब मेरा अगला सवाल सुने जिसका आपको पता है। क्या आपको ये पता है क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट आता है? ये बता दें जरा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, सबको पता है। लेकिन अब जरा कंसंट्रेट कीजिएगा थोड़ा सा जहन में, जरा एक बात खुद से जरा डिटेल में सुनिएगा। प्रॉफिट क्यों कम हो जाता है ये बात जरा समझिएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कॉस्ट ऑफ सेल में होता है, तो प्रॉफिट मेरा इसलिए कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब लेट मी एक्सप्लेन बाय एन एग्जांपल। फर्ज करें, लेट्स अज्यूम 1 लाख सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, प्लस परचेजेस सपोज 5 लाख है, माइनस लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक फिलहाल 1.5 लाख है, 150,000 है। जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। 20,000 ओपनिंग है, लेट्स अज्यूम कैरिज इनवर्ड्स वगैरह नहीं है। 20,000 ओपनिंग स्टॉक है, 5 लाख परचेजेस हैं, तो 520 या 2 लाख चले करना, सॉरी 2 लाख मैंने कहा, 7 लाख हो गया, 2 लाख है, और माइनस 150 कर किया जाए तो 7 लाख में से तो 550 हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। और बात समझाने के लिए आपको कंक्लूड अगर करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर ग्रॉस प्रॉफिट सेल में से लेस होकर ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 450। यहाँ तक काइंडली बताइएगा मेरी एग्जांपल ठीक है? यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? अब फर्ज करें मैं क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से कम कर दूं, यही बताना चाह रहा हूं ना। क्लोजिंग स्टॉक को कम करूंगा तो प्रॉफिट नहीं कम होना है, क्यों होना है ये मैं समझाना चाह रहा हूं। तो फर्ज करें अगर मैं इस 150 की जगह, अब 150 के बेस पे आंसर हमारे सामने, 150 की जगह लेट्स अज्यूम अगर मैं 130 लूं, लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक में 20,000 से कम करना चाह रहा हूं, लेट्स अज्यूम, तो 2 लाख रुपया ओपनिंग स्टॉक है, प्लस दोबारा वर्किंग करें 5 लाख,
7 लाख हो गया, माइनस 1,30,000। तो इससे क्या हुआ, गौर से देखिएगा रिलेशनशिप क्या बन रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल आपकी बेटा बन रही है, वर्किंग की है सबने, बताएं कितनी बन रही है? 570 बन रही है बेटा, सब करें यार वर्किंग, चेक करें। तो 5,70,000 अगर इस सेल में सब लेस हो तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट 4,30,000 हो जाएगा 450 की जगह। मेरी बात यहां तक फॉलो किया आपने? मैं रिपीट करने लगा अपने वर्ड्स, गौर से सुनने अपने। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने 20,000 से कम किया, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल मेरी 20,000 से इंक्रीज हो गई, 550 से 570 हो गई, और जिसके इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली आपके सामने है ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 से रिड्यूस हो गया। तो यकीनन एक बात तो स्टेट किया है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ 20,000, प्रॉफिट भी 20,000 कम हुआ। लेकिन प्रॉफिट जो 20,000 कम हुआ, असल में वो किसके बढ़ने से कम हुआ? कॉस्ट ऑफ सेल के बढ़ने से कम हुआ। तो पूरी बात फिर ये है कि कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है। ठीक है मंसूर, आप इस तरह रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, लेकिन द थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड इज क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। मेरा सेंटेंस अब समझ आ गया सबको? डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, which will ultimately decrease the gross profit। बात ओके होगी सबकी? ये ज़ोहेब आपको क्लियर हो गया बेटा? आप आपकी कंफ्यूजन थी जो, सब क्लियर है प्लीज, ज़ोहेब इंक्लूडिंग? तो बेटा फाइनली फिर क्या बात बनी, फिर क्या बात बनी और से सुनिएगा लास्ट तक। कॉस्ट स्टॉक क्रेडिट तो हम ठीक है कर देंगे, बैलेंस शीट में हमारा एसेट कम हो जाएगा, लेकिन अब स्टॉक कम होने से इनकम स्टेटमेंट में क्या बढ़ के प्रॉफिट कम हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, विच मीन्स हमारी कॉस्ट ऑफ सेल फिर डेबिट हो जाएगी। आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट में से, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल एक एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ चीज है जो सेल में से लेस होनी। तो अब मेरी एंट्री समझ आ गई प्लीज सारी? तब अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल में 70 प्लस कर देंगे तो क्या ऑटोमेटिकली फिर ग्रॉस प्रॉफिट 70 से कम हो जाएगा? तो अब मेरी इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही सबको? सबको बात समझ आ गई फाइनली? एक चीज जो मैं चाहूंगा वो ये है, जो सही अब याद रहनी चाहिए। देखिए अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है ना, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम पहले क्लोजिंग स्टॉक को फाइनल करके ही कॉस्ट ऑफ सेल खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमने ही कैलकुलेट करनी होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड, जस्ट लाइक इन होम अप्लायंसेस। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो कॉस्ट ऑफ सेल साथ साथ रिकॉर्ड हुई हुई है, वो ड्यूरिंग द पीरियड साथ साथ रिकॉर्ड होगी है। देयरफॉर अगर हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड पता ये चलेगा कि कोई क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट रहती है, तो फिर हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करने के लिए अकॉर्डिंगली देखेंगे कि स्टॉक ने बढ़ना है या कम होना है। स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक डेबिट होगा, और ऑटोमेटिकली फिर आप अगर कोशिश कर सकें तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होनी चाहिए। स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल फिर कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर स्टॉक ने कम होना है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट होकर स्टॉक क्रेडिट हो जाएगी। आई होप कि अगर हमें ये बात समझ आ गई कि स्टॉक के कम होने से परपेचुअल में क्या हो रहा है, तो इंशाल्लाह फिर ये भी समझ आ जाए करेगी कि स्टॉक के बढ़ने से अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है तो क्या होगा। जी डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का मतलब सलमान क्या हो सकता है? क्या कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट का सबको मतलब पता है सर कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड होना है या लेस होना है? बताएं काइंडली सारे। जी जवाब नकवी साहब ऐसे ही है ना, इट शुड बी एट एनआरवी, क्योंकि वो तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पता चला बेटा। तो जब हम एनआरवी पे उसे लेके आएंगे तो इट मीन हमने स्टॉक को कम कर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल बेटा डेबिट का मतलब है मिस्टर अब्दुल्ला अहमद, लेस नहीं बेटा, ऐड होना है इसमें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ेगा जिससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके अब्दुल्ला अहमद? बाकी आई होप के अब सबका मसला एड्रेस हो गया। कोई अगर कंफ्यूजन स्टिल रह गई है तो काइंडली बता दो।
नहीं कंफ्यूजन तो बेटा ठीक है, लेकिन ज़ेब आई होप कि आप जो आप कह रहे थे कंक्लूजन अल्टीमेटली वही कंक्लूजन बनी है जो आप कह रहे थे। फाइनल हो गया ना, कोई मसला नहीं है। मैं इसीलिए चाहूंगा कि मैं इस सबको डिस्कस कर सकूं, अगर आपको प्रॉब्लम आया है तो रिजॉल्व हो जाए, और अगर प्रॉब्लम नहीं भी आया तो इवन देन बात 100% क्लियर हो जाए। मकसद सिर्फ यही था मेरा कि थोड़ा सा आपको भी सेटिस्फेक्शन हो कि यार क्वेश्चन पढ़ के हम भी मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली अभी हम लर्निंग फेज में, तो अगर हमें टाइम लगाना पड़ रहा है तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ना आपको ना शायद मुझे होना चाहिए। जी जेब पढ़ तो चुके हैं, लेकिन अब बातें फाइनल हो जाए तो बेटा बेहतर है। फाइनल मेरी वर्डिंग ये है, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करेंगे और स्टॉक में से लेस करेंगे। वहां इसलिए स्टॉक कम होगा क्योंकि यार 1000 कॉस्ट है और 930 एनआरबी है, 930 एनआरबी पे आना चाहिए। तो 930 पे अगर आप लेके जाएंगे 1000 से 930 पे, तो आई होप कि हमें पता है 70 से कम करना पड़ेगा। जी वाह 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 मलिक, ओके। 70 पे से फिर आपको स्टॉक कम ही करना है ना यार। मेरा वैसे गुमान ये है कि आप लोगों ने पहले ये सॉल्व किया हुआ है यार, और मेरा ख्याल है बेटा अगर सॉल्व नहीं किया हुआ तो सलमान आप लोगों ने ये वर्किंग तो सारी आपके पास अवेलेबल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको दोबारा ये वर्किंग्स देख के लिखनी चाहिए। क्या ख्याल है, आप लोग लिखने में इंटरेस्टेड हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आपको लिखने में इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि एक तो आंसर लिखे भी आपके पास अवेलेबल है। अगर बहरहाल आप लिखना चाहें तो मुझे इतराज भी नहीं है, लेकिन काइंडली फिर आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ लिख लें। भी फिर मेरा ख्याल है जुबैर काइंडली बेटा वेट ज्यादा टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, काइंडली फिर साथ साथ लिख लें। तो दानियाल अगर काइंडली अगर फिर आपसे मेरे से आप रिक्वेस्ट बेटा ये है कि अगर कोई साहब लिखना चाहते हैं साथ साथ, तो फिर वो मेरे साथ साथ लिख लिया करें, ताकि फिर मुझे वो टाइम वेस्ट ना हो मेरा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन के अलावा भी अगर हम डिस्कस कर लें तो बेहतर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो लिखें। क्योंकि बेटा एक्सपेंस प्रॉफिट कम हो रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा वहां। देन बेटा जो इसके नीचे पॉइंट था, वो मेरा ख्याल है कि जिसने भी पढ़ा होगा उसने आराम से कर लिया होगा। परचेज रिटर्न थी या सेल रिटर्न थी, जल्दी से बता दो। परचेज रिटर्न थी, तो परपेचुअल था, पीरियोडिक था ना। करिए यारो मद्रास, प्लीज ऐसे ना किया करिए। ये अनफॉर्चुनेटली आपके आपके आंसर से लग रहा है आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो ऐसे बेटा नहीं किया करें यार, कम से कम क्वेश्चन पढ़ना तो चाहिए। परचेज रिटर्न थी लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम था यार। तो आई होप कि आपको पता है कि एंट्री फिर क्या होनी चाहिए थी। अच्छा ये जो मैं अब एक फाइनल जरा काइंडली वर्ड सुन लें जरा, ये जो मैं स्टॉक वर्ड लिख देता हूँ ना यार, तो स्टॉक कहें या इन्वेंट्री कहें, ये बात एक ही है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टॉक या इन्वेंट्री बात एक ही है। स्टॉक इज अनदर नेम ऑफ इन्वेंट्री, तो इसको काइंडली बीच में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो बेटा परपेचुअल है, देयरफॉर एंट्री हो जानी थी क्रेडिटर डेबिट, और परचेज रिटर्न्स का हेड नहीं बनना स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट बाय ₹670। याद रखें, फाइनल कर लें ये बातें जहन में, ये एंट्री हमेशा कॉस्ट पे ही होती है। सिर्फ सेल और सेल रिटर्न वाली एंट्री सेल प्राइस पे होती है, बाकी परचेज रिटर्न्स वगैरह ठीक है मद्रास, कोई इशू नहीं है। गलती इंसान से ही होती है सर। तो ये तो फाइनल है ना यार, इसमें तो नहीं कोई इशू। पॉइंट नंबर 1 का सेकंड सेंड है, सबका फाइनल है। देन बेटा उसके बाद मेरा गुमान ये है कि मैं मिटाता रहूंगा साथ साथ। अब आपसे रिक्वेस्ट है अगर कोई लिख रहा है तो साथ साथ पे लिखे। पॉइंट नंबर 2 बेटा मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बड़े आराम से कर लिया होना। एक मशीनरी रिसीव हो गई है 1 अक्टूबर को 100% एडवांस पे, लेकिन एडवांस अभी एडजस्ट नहीं हुआ। क्या करें, क्या डबल एंट्री करें, बताएं।
मशीनरी डेबिट बिल्कुल ठीक है, मशीनरी डेबिट, एडवांस क्रेडिट। चीजें अगर इस साल आ गई हैं, अगर मशीन इस साल आ गई है 1 अक्टूबर को, तो चाहे इनवाइस बाद में भी मिली है, नहीं भी मिली है, बाद में भी मिले, अगले साल भी मिले, तो जिस साल मशीन आ गई है उस साल के आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं। देयरफॉर अब आप मशीन को फिर इसी साल रिकॉर्ड करेंगे जिस साल मशीन डिलीवर हो गई है, आपको रिसीव हो गई है। तो 100% बेटा एडवांस तो मिली हुई है 1 अक्टूबर पे। एक डेफिनेटली दूसरा सवाल आपके जहन में यकीनन आएगा कि इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी ही है एंड में, ठीक है, तो उस वक्त फिर इसकी भी 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। ओके, बात इसमें तो नहीं कंफ्यूजन फर्दर कोई, लेकिन इस पर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है, वो मेरा ख्याल है कोई इशू वाली बात नहीं हम कर सकते हैं। देन ये जो पॉइंट नंबर 3 वगैरह ना, 3 और 4, इसके बारे में मैं जरा इस हवाले से इंटरेस्टेड हूँ कि ये बातें आपकी बेटा 100% क्लियर होनी चाहिए। एग्जामिनर आप बार बार इस तरह के पॉइंट्स देता है, ये आपको पूरी अब कोशिश होनी चाहिए कि समझ आ चुके हों। कहता वो ये है, मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा इसलिए कि आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2017 है, 50% एडवांस रिसीव्ड annual maintenance contract of rupees 480,000 credited to miscellaneous income, remaining amount would be received at the end of the contract। साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, प्लीज मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिएगा। हमारा ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 17 पे और एंड होगा 31 दिसंबर 17 पे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 अक्टूबर पे, एडवांस रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर, इट मींस 3 मंथ्स पहले, 1 अक्टूबर। अच्छा, आप जरा बताएंगे एडवांस की अमाउंट 480 थी या 240 थी, ये पता चला पढ़ के? 50% एडवांस रिसीव फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 480। 480 में से 50%, 480 टोटल है। ओके उनील, तो 240 इज द एडवांस, ठीक है। अब ये बेटा एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है, कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। जिसने डेफिनेटली फिर एंड होना है 30 सितंबर 2018 पे जाके। तो इस पूरे साल की इनकम 480 है। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई काम हमने पहले भी किसी सवाल में किया, कोई याद आता है? तो अब जरा फिर फाइनल एक वर्किंग करवाइएगा जरा। 480 में से 3/12 120 हमारी इनकम है। ये 3/12 ओके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो देयरफॉर अब हुआ क्या है, हुआ क्या है जी, ठीक है ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हुआ बेटा क्या है, जो एडवांस रिसीव हुआ है वो मिसलिनियस इनकम में क्रेडिट हो गया। तो देखें, हमें 240 में से 120 जो 3 मंथ्स का बनता है ना, उस पे एतराज नहीं होना चाहिए। जो रिमेनिंग 120 रहेगा ना वो अनअर्न्ड है। तो एक सेकंड एंट्री देखिएगा गौर से। आप ये बताएंगे सोच के जरा एक मिनट, मिसलिनियस इनकम में पहले शामिल कितना है? नो मंसूर, यकीनन जब मिला था तो 240 सारा का सारा एडवांस था, लेकिन जब 3 महीने गुजर गए हैं तो मंसूर क्या सारा एडवांस है या 120 अनअर्न्ड इनकम रह गई है? जी मंसूर फाइनल कीजिएगा। तो इसकी बेटा डबल एंट्री बनेगी, फिर मिसलिनियस इनकम डेबिट और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। जी मंसूर 120 से या 140 से? ईयर जब एंड हो गया मंसूर, खास तौर पे आप, मैं मिस्टर मंसूर 120 ओके ठीक है। आपके आंसर में ना, नहीं वो उमर दराज आपके आंसर में
बाकी भी सुनिएगा। रिक्वायर्ड पोस्टेड रेक्टिफाइंग एंट्री सारी लिखी इसलिए होती है समटाइम्स कि आपको जरा समझना आसान हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जहां हमें डायरेक्टली समझ आ जाए वहां फिर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप रिक्वायर्ड पोस्टेड रेक्टिफाइंग सारी लिखना चाहें उस पर कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन अगर आप महसूस करें कि बात इतनी मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली हम रेक्टिफाइंग एंट्री तक पहुंच सकते हैं, तो मेरा ख्याल उमर दराज शायद हमें टाइम फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को मैक्सिमम हमें रेक्टिफाइंग एंट्री ही समझानी है। ठीक है मंसूर साहब, उमर दराज साहब, सॉरी उमर दराज। तो बेटा 3 मंथ्स की इनकम बन गई, विच मींस 120 हाफ इनकम हो गई, और रिमेनिंग जो हाफ मिला था हमें एडवांस में वो स्टिल हमारी अभी अर्न इनकम है, जो नेक्स्ट पीरियड में फिर बाकी पैसों के साथ इनकम बननी चाहिए। ठीक है जी, आई होप कि ये वाले पॉइंट इतना इशू नहीं था। वैसे कितने लोगों को समझ आ गया था ये सही? लुकमान बेटा 340 तो कहीं भी नहीं है यार, आप 340 कहाँ निकाल रहे हैं? लुकमान साहब अमाउंट 480 है, आप लोगों ने पता नहीं 340 कहाँ से लुकमान लिख दिए। 240 पूरे साल का तो नहीं है लुकमान, पूरे साल का तो 480 है, 240 तो 6 मंथ्स का है, आधा है। तो 480 में से 3/12 इनकम है, पूरे साल में से 3 मंथ्स की इनकम है, या 240 में सिर्फ इनकम है? जी जोहेब कोई मशहूर नहीं है, सिर्फ वाई लिख दिया करें यार, अगर रेज हैंड मतलब मेरा ख्याल सिर्फ वाई लिख दिया करें, तो रेज हैंड को क्लिक करने की बजाय वाई लिख दिया करें। जी बेटा लुकमान आपको बात समझ आई? लुकमान 240 पूरे साल की नहीं है, 480 पूरे साल का है, तो 240 डिवाइड बाय 12 नहीं होना, 240 तो हाफ है सिर्फ अमाउंट, तो पूरे साल की अमाउंट 480 है, डिवाइड बाय 12 इंटू 3 करके मैंने इनकम फाइंड आउट की है। तो 240 में से अब 120 इनकम बन चुकी है, मिला 240 है, 480 मिला नहीं है, लेकिन 480 इज द टोटल इनकम ऑफ 12 मंथ्स। 480 में से 3 मंथ्स की इनकम मींस 120 इनकम मिला 240 है, उस 240 में से आधा फिलहाल लाइबिलिटी होना चाहिए। 100% क्लियर है रुकमाना? हाँ जी, 3/6 हो सकता है, ये ठीक है। 3/6 अगर आप करें तो मेरे कोई इशू नहीं है, वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नए तरीके की बजाय शायद हमें बात पूरी तरह उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह मोर लॉजिकल है। जी मुबीन साहब आप भी जरा इकट्ठे हो जाए, जरा कुछ पॉइंट्स आपने मिस कर देंगे वैसे। जी माय डियर, पॉइंट नंबर 4 में मेरा गुमान है कि आपको 1 मिनट में भी मसला नहीं आया होगा, 1 मिनट का भी इशू नहीं आया होगा। क्या ख्याल है, मैं सही कह रहा हूँ? डबल एंट्री बता दें जिसकी। सर्विसेज सर जी रेंडर हुई दिसंबर में, इनकम रिकॉर्ड हुई जनवरी में, जो बिल्कुल गलत है। पैसे चाहे बाद में मिले, पैसे मिले बाद में, लेकिन रिसीवेबल रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि इनकम हमारे पीरियड में। तो मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल डेबिट। जी मुबीन साहब शुरू हो जाएगा जरा। मेंटेनेंस इनकम, जी जी मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। वंस अगेन रीइंफोर्स इन माइंड, किस कॉन्सेप्ट ने हमें फोर्स किया है कि हम ये डबल एंट्री करें? अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने सर, विच सेज कि इनकम जब अर्न हो जाए तो उसे रिकॉर्ड कर लें, और इनकम अर्न कब हो जाती है? जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। सर्विसेज इनकम तब अर्न हो जाती है जब हम सर्विसेज दे दें, और गुड्स की इनकम तब अर्न हो जाती है जब हम गुड्स दे दें। मेरी बात क्लियर होगी है सब लोगों को? कोई इशू तो नहीं बेटा इसमें यार? मेंटेनेंस इनकम रिसीवेबल आपका एसेट है, और मेंटेनेंस इनकम आपकी अदर इनकम में चली जाएगी। पॉइंट नंबर 4 को बेटा मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपके साथ लगाना चाहता हूँ अलहदा से, सॉरी 5 में। तो 5 से पहले जरा 6 में भी मुझे गुमान है कि पॉइंट्स मिलते जुलते आए थे, ये आप लोगों ने 6 कर लिया होना है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो मेरे से चंद बातें जरूर सुन लें। जी बेटा अगर हो भी गया तो 1 मिनट रिवाइज कर लीजिएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड, रेंट और इंश्योरेंस में शामिल है क्या? नंबर 1, 6 का नंबर 1, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 8 लाख फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज्ड बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स
and the owner's family member, प्रीमियम रिलेटिंग टू द ओनर्स फैमिली मेंबर्स इज 2 लाख। मेरा गुमान है कि ये पॉइंट एज इट इज, तकरीबन एज इट इज, पहले भी पिछले सवाल में आया था। किसी और को याद आया है? इसमें बेटा जो 2 लाख है ना, देखिए उसका तो हमारे से ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स का, तो फैमिली मेंबर्स के पैसे, जी सर जी पैसे इसी साल गए हैं, मंसूर साहब पैसे इसी साल गए हैं, तो जिस साल पैसे चले गए उस साल ड्राइंग। ठीक है मंसूर साहब, तो इसकी तो सिंपली एंट्री हो जानी थी, ड्राइंग्स डेबिट 2 लाख। देखिए ये इस बात से कंफ्यूज ना हो कि डेफिनेटली इसकी पॉलिसी जो है ना अभी 6 महीने की रहती है, लेकिन जो पॉलिसी बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है उसको तो हमने अपना एसेट और हम अपना एक्सपेंस नहीं ना बनाना है। जो पैसे ओनर की पर्सनल है उसको तो स्टेट वे ड्राइंग्स में चला जाना चाहिए, उसमें हमें एक्सपेंस और एसेट से इंटरेस्टेड ही नहीं। वो तो ओनर अगर अपनी पर्सनल अकाउंटिंग करे तो उसमें देखेगा कि मेरी इस इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा अगर 6 महीने और मिलना है तो उसका पर्सनल एसेट है, वो बिजनेस का फिर एसेट नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे एंगल से वो बिजनेस के अमाउंट्स में होना ही नहीं चाहिए, वो अगर बिजनेस की अमाउंट्स में शामिल है तो उसे ड्राइंग्स में होना चाहिए। तो ड्राइंग्स डेबिट और रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय 200, तो ये बात तो वैसे ही खत्म हो गई। बाकी रह गया जो 6 लाख जो डिपार्टमेंट हेड्स के लिए इंश्योरेंस करवाई गई थी, वो क्योंकि हमारे बिजनेस का खर्चा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि इसमें से कोई हमारा एक्सपेंस है या हमारा कोई एसेट है या नहीं। तो इसके लिए एक बात जरा दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ये मैंने आपको उस जमाने में भी बताया था जब वो क्वेश्चन कर रहे थे, जो पहला हिस्सा का आया था। वो कहता है पॉलिसीज वैल्यूड अप टू, ये याद रखिएगा एनुअल पॉलिसीज होती हैं, बल्कि शायद उसने शुरू में बताया भी हुआ है, अगर ये वर्ड ना भी बताए वो एनुअल, तो ये जनरली अनलेस वो कोई और बात कर दे, इंश्योरेंस पॉलिसीज 1 साल की होती हैं, विच सिंपली मीन्स कि 6 लाख में से 6 लाख में से, अब यहाँ क्योंकि डेट सिंपल है इसलिए मैं सिंपल बात करने लगा, 6 महीनों के जो पैसे हैं वो अगले साल का एक्सपेंस है, फिलहाल वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब क्योंकि ये पैसे रेंट एंड इंश्योरेंस में पहले इंक्लूड हैं, तो हम देयरफॉर एंट्री कैसे बनाएंगे, इन पैसों को रेंट एंड इंश्योरेंस के एक्सपेंस में शामिल नहीं होना चाहिए, इन्हें प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एसेट के तौर पे आना चाहिए 300 में रिलेटिंग टू नेक्स्ट 6 मंथ्स। और डेफिनेटली पहले ये कहाँ इंक्लूड है, रेंट एंड इंश्योरेंस में से, उसमें से फिर निकाल के, ये अमाउंट एक्सपेंस नहीं है ये एसेट है, तो इसे एक्सपेंस में से निकाल के हमें एसेट बनाना है। तो व्हाट इज द सेंस ऑफ माय एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट मींस एसेट बढ़ गया, और कहां से पैसे निकल गए, एक्सपेंसेस में से निकल गए जिसमें पहले इंक्लूड हुए हुए थे। बात क्लियर होगी ये सबको? कोई अमाउंट में या एंट्री में इशू? अली आपको समझ आ गया? मोहम्मद अली साहब कोई हैं? रिस्पॉन्ड किया करें नहीं यार ऐसे। देन उसके बाद बेटा एग्जामिनर, नहीं सर जी ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन ये हमारी ये अमाउंट हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड पे एसेट तो है विकास साहब, ये हमारे अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बैलेंस शीट में एसेट्स में तो आना चाहिए। जी विकास मेरे वर्ड समझ आए? जी सर नेक्स्ट, 12 लाख एक रेंट पे किया हुआ है एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 18। ये कहीं नेक्स्ट वर्ड्स पढ़ के आप परेशान ना हो गए हो, इस लाइन का सिंपली मेरा मतलब ये है कि हमें बिल्डिंग यूज करनी है, हम उससे पहले वेकेट अगर करेंगे भी तो उसका हमें फायदा कोई नहीं है, तो सिंपली 8 महीनों के पैसे हमारा एसेट होना चाहिए। बेटाली साथ साथ चला करें यार, इस तरह ना कर लिया करें, मैंने डबल एंट्री लिखी है, उसका सेकंड इफेक्ट भी रेंट एंड इंश्योरेंस में आएगा, मैंने अभी एंट्री लिख के बताई है, ड्राइंग्स डेबिट रेंट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट।
इसकी बताएंगे डबल एंट्री कोई की हो आप लोगों ने, ये हो जाना चाहिए था, ये बातें तो काफी दफा रिपीट हुई हैं। बताएं इसका कुछ किया हो आप लोगों ने। 12 लाख डिवाइड बाय 12, ये मुबीन साहब कैलकुलेटर पकड़ा, स्लो हो गए हैं, अच्छा भला सवाल हो जाना था, लेट लेट हो गया, दोबारा ये लेक्चर सुनना है मेरा, ठीक है। मल्टीप्लाइड पे बेटा ये 8 मंथ्स बनते हैं यार, जनवरी से लेके अगस्त तक, तो 8 मंथ्स मींस 800 बनेगा ये। तो डबल एंट्री फिर ये क्या बनेगी सारी, प्रीपेड रेंट डेबिट, ठीक है, और रेंट इंश्योरेंस क्रेडिट, ये दोनों पैसे रेंट एंड इंश्योरेंस में शामिल थे। तो हमारा वंस अगेन विकास बेटा इसमें इतराज क्या है कि ये 800 जो है ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है। ओके ओके विकास, आप क्लियर हैं सारे। देन बेटा नंबर 7 पे आइएगा जरा। नंबर 7 बेटा पॉइंट थोड़ा सा नए तरीके से एग्जामिनर ने दिया है, लेकिन है ये बिल्कुल सिंपल सा बेटा। सेकंड इफेक्ट यार ये लिखा तो हुआ है, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंट एंड इंश्योरेंस, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रीपेड रेंट। ये दोनों पॉइंट्स में जो अमाउंट्स हैं ये रेंट एंड इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड हुई है। मिस्टर अनस ना करिए यार, ये बेटा सेंटेंस ऊपर तरतीब से पढ़ना पड़ता है। जी माय डियर, अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते रहे, गौर से सुनिएगा जरा, उसमें हमें कोई एक रेट ऑफ अलाउंस दिया होता है, तो बंद कर दे, बंद कर दे। जी माय डियर, अभी तक हम जो बेटा अलाउंस बनाते थे ना, अलाउंस जब बनाते थे तो वो क्या दिया होता था, 5%, 10%, 2% वगैरह। हम करते क्या थे, एडजस्टेड क्लोजिंग डेटर्स निकालते थे और वो रेट मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन यहां बस नया काम क्या हुआ, पहले तो आप ये ढूंढें कि ये जो 4400 उसने टोटल डेटर्स दिए हैं ना, डेटर्स का मेंटेन प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द, मैं वर्ड्स का थाउजेंड्स में ब्रेक कर दिया है एज एनालिसिस करके। अब ये इस वर्ड का जरूर मीनिंग लिखना आपने, एज एनालिसिस का मीनिंग आपने लिखना, ये कहीं नोट कीजिएगा अलग से। ये बेटा तलब आ रही है, आवाज मेरी बेटा सबको सही आ रही, पहले बताइएगा देखिए, आवाज का इश्यू तो नहीं आ रहा। आप लोग पहले बेटा पहले अपना कनेक्शन चेक किया करें, ठीक है। तलहा अपना पहले बेटा कनेक्शन चेक करें, ठीक है। ओके ओके ओके, रुक जाए रुक जाए रुक जाए। एक वर्ड आया एज एनालिसिस, तो मैं जरा आपको समझाने के लिए इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल भी इसलिए दूंगा क्योंकि जरा एज वर्ड आ गया, तो लिखते भी रहिएगा, मेरी बातें भी सुनते रहिएगा। एज एनालिसिस का मतलब होता है रिसीवेबल्स, या रिसीवेबल्स डेफिनेटली मींस डेटर्स, यहाँ पे डेटर्स की बात हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स लिख लें, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स आर divided are segregated into, just segregate करना, अलग करना, segregated into periods from which, into periods from which they are
receivables, they are receivable. Trade receivables are segregated into periods from which they are receivable. मतलब ये है बेटा, देखा ही जाता है कि किस कस्टमर के पैसे कितने अरसे से रिसीवेबल है, और जितने पैसे पुराने रिसीवेबल हैं, मींस जिन पैसों की एज ज्यादा होती जा रही है, वो बुजुर्ग पैसे मिलना डाउटफुल होता जाता है, ज्यादा डाउटफुल होता जाता है। कुछ मुबीन समझ आइए? मसलन मैं आपसे कहूं कि 1 महीना हो गया है सेल किए, पैसे नहीं मिले, और इसके अगेंस्ट मैं कहूं 5 साल हो गए हैं सेल किए, पैसे नहीं मिले, किन के ना मिलने पे ज्यादा शक होगा? जो पुराने बैलेंसेस आ रहे हैं। तो जितना बैलेंसेस ज्यादा बुजुर्ग हो गए होंगे, उतने ही उन बैलेंसेस के डूबने का और दुनिया से जाने का, बैड होने का खतरा बढ़ता जा रहा हो। बात कुछ समझ आइए सर? एग्जाम्पल पे जरा रिलेट करें, देखिए जरा एग्जाम्पल। वो कहता है, एक ब्रेकअप दे रहा है, लेस देन 3 मंथ्स, मतलब इसका ये है तकरीबन 3 महीने से कम हुए हैं सेल किए हुए, और 1970 का तब से रिसीवेबल है। लेस देन 3 मंथ्स का मतलब पीछे जाना है हमने। आपको ये पता है रिसीवेबल का मतलब अंडरस्टूड बात है कि सेल हो चुकी है, ये भी कंफर्म करें जरा। क्या रिसीवेबल का मतलब अभी सेल होनी है या हो चुकी है? बताएं जरा, वर्ड लिख के बताएं जरा, हो चुकी है सेल या होनी है? सेल हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है, हो गई है। ओके ओके ओके, समझ आ गया मुझे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हैज बीन, सेल हो चुकी है, तो लेस देन 3 मंथ्स का बड़ा यहां मतलब होगा कि 3 महीने से अभी कम ही टाइम हुआ है कि सेल हुई हो, और उस अमाउंट, उस टाइम पीरियड की अमाउंट 1970 अभी भी रिसीवेबल है। लेकिन एग्जामिनर ये समझता है कि ये पैसे डाउटफुल नहीं है, तो इस पे कोई अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं, नीचे डैश लगा हुआ 1970 तकरीबन, वर्ड सुनिएगा, मेरे मन सुनिएगा जरा, दिसंबर नवंबर तकरीबन अक्टूबर के बाद से ही सेल हुई है, और इतने पुराने नहीं हैं, तो इन पे कोई खास डाउट अभी नहीं है, इंशाल्लाह ये पैसे मिल जाएंगे, देयरफॉर इन पे कोई अलाउंस ना बनाएं। यहां तक वर्ड्स ओके, समझ आ गई? अगला सुने, ओके जज़ाकल्लाह। अगला सुने, 4 to 6 मंथ्स का मतलब अक्टूबर से पीछे जाते रहे, सितंबर अगस्त जुलाई, जरा उलट जाना पड़ रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में सेल हुई भी है ये, तकरीबन 4 से 6 महीने हो गए सेल हुए, और अभी तक रिसीवेबल है। इस पे अब डाउट है, ये 1000 रुपया 4 से 6 महीने पुराना हो गया हुआ है, तो उस पे वो कहता है 5% अलाउंस बनाएं। अब गौर से देखिएगा, ग्रेजुअली जितने जितने पैसे पुराने होते जा रहे होंगे, एग्जामिनर उतने उतने पैसों के अगेंस्ट जरा अपना डाउट ज्यादा शो कर रहा होगा आपको। फिर 7 से 12 महीने, मींस जून से पीछे, जनवरी से जून तक सेल हुई है, और अभी तक पैसे नहीं मिले, इन पे खतरा 10% है, और जिन्हें साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है उन पे 20% खतरा है। तो वो जो हमें खतरा बताता होता था सारे डेटर्स का इकट्ठा 5%, 10%, 2%, 3%, उसकी बजाय उसने क्या किया है, डेटर्स को पीरियड्स में ब्रेक कर दिया है। पीरियड्स में ब्रेक किया गया हो तो उसे कहते हैं एज एनालिसिस किया हुआ है, और जिन डेटर्स की एज ज्यादा होती जाए उन पे फिर डाउट बढ़ता जाता है, और अकॉर्डिंगली आप देख रहे होंगे कि उनके फिर अलाउंस की रेट, उनके अलाउंस का रेट भी फिर ज्यादा है। यहां तक मेरी बात फॉलो कर ली आप सब लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल सही वर्ड है। मोहम्मद अली ने बेहतरीन बेटा बात की है, जर्नल अलाउंस का एक रेट देने की बजाय ब्रेक करके रेट दिया। सबको पता चल रहा है जर्नल अलाउंस का ब्रेक करके रेट दिया। अच्छा, स्पेसिफिक अलाउंस नहीं है काइंडली, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक अलाउंस का मतलब होता है वो कस्टमर्स पता हो जिन पे डाउट है, यहाँ कस्टमर्स तो नहीं, लेकिन यहाँ वो पीरियड्स डिफाइन कर रहा है।
तो बहरहाल मेरा ख्याल इस वक्त इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ऐसे हम गलत तरफ ना कहीं चले जाएं। सिर्फ नई चीज जो आई है ना, उसका ट्रीटमेंट अब सुने करना क्या है। तरीका सारा वही है। आप लोग ये बताएं, ट्रायल बैलेंस देखें मुबीन, ऊपर सवाल की जरूरत पड़ेगी, आप सवाल भी देखें, किताब देखें जरा। क्या डेटर्स एडजस्टेड है? क्या डेटर्स क्या डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी हमारी? एडजस्टमेंट्स भी देखें और ऊपर ट्रायल भी देखें। नहीं वहां बेटा, डेटर्स में सच कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डेटर्स एडजस्टेड थे। तो सिंपली क्या करना है, अलाउंस का लेजर बनाना है। कैसे? अलाउंस का एक प्रोविजन के नाम से दिया हुआ था वर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवर्स 220 को अनएडजस्टेड बैलेंस आ रहा है, अनएडजस्टेड ब्रॉट डाउन आ रहा है 220। सिंपली क्या करें, हम पहले क्या करते थे, जो 4400 है उसको इकट्ठा रेट लगा लेते थे, ठीक है। वो सॉरी मैंने शायद आपकी बात सही नहीं समझ सका, सॉरी वहां। लेकिन अब बेटा इसको इकट्ठा रेट नहीं लग सकता। अब सिंपली क्या करेंगे, ब्रेकअप देखेंगे। ये 1970 मल्टीप्लाइड बाय 0%, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही आपको मेंशन करना चाहा जरा। तो 0% मीन 0 अलाउंस, 1000 इंटू 5% मीन्स 50 अलाउंस, बताता हूं। 900 इंटू 10% इज इक्वल टू 90 अलाउंस, 530 into 20% is equal to I think 106 अलाउंस। सिंपली इन्हें प्लस करके अब टोटल अलाउंस बन जाएगा 246। तो व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग कि एक रेट की बजाय एक से ज्यादा रेट दी मैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। एक से ज्यादा रेट बटा मल्टीप्लाई होके क्लोजिंग सीडी बन जाएगा, और बाकी चीजें तो हमें पता ही अब है। बाकी फिर 26 का डिफरेंस आ जाएगा, एक डबल एंट्री बन जाएगी ओपनिंग और क्लोजिंग को देख के। जी मुबीन साहब बात समझ आ गई है? बैड डेट्स डेबिट और अलाउंस क्रेडिट। अब हो सकता है ये वर्किंग आपने इसलिए ना लिखी हो क्योंकि मैंने सॉरी स्क्रीन आपसे शेयर हो रही है, एक मिनट। वर्किंग आपने शायद ना लिखी हो तो आप लोग नोट भी कर लें, मैं एक मिनट रुक रहा हूँ। और मीन वाले अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी बता दें। ये सब कुछ नोट कीजिएगा, एज एनालिसिस भी और अलाउंस भी, और उसकी फिर परसेंटेजेस वाली वर्किंग भी। नहीं बेटा वॉइस मैंने खुद बंद किया अब्दुल अमर, आप टेंशन ना लें। ओके अहमद रजा मैंने ठीक कर ली है। ओके जीशान साहब, ओके अहमद रजा, जजाकल्ला। आवाज मैंने बेटा इसलिए बंद की हुई है कि आप लोग नोट कर लें, मैंने वैसे ही बंद की है।
इसमें बेटा एक क्वेश्चन करनी सुनिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उसने नहीं कहा हुआ कि स्टॉक में शामिल है। स्टॉक में जब आप स्टॉक डेबिट करेंगे, जब आप स्टॉक डेबिट करेंगे, सॉरी, जब स्टॉक आप क्रेडिट करेंगे तो स्टॉक में से निकल तो जाएगा खुद ही। क्रेडिटर डेबिट करने से लायबिलिटी कम होगी और स्टॉक क्रेडिट करने से स्टॉक भी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा मिस्टर असलान लियाकत। इसकी डबल एंट्री होगी ना ये। 670 करंट क्रेडिटर से भी माइनस करेंगे और स्टॉक से भी लेस करेंगे। ओके असलान? नहीं नहीं, पहले इधर रख दो। ओके असलाम। अच्छा बेटा, एक शानूर साहब का एक सवाल है जी, काइंडली सब सुने जरा। अगर बेटा फॉर एग्जांपल डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट होती तो बेटा एवरी अदर थिंग इज सेम, पहले हम एडजस्टेड डेटर्स निकालते। हाँ, अब अगर ये डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट होती तो हम लोग पहले एडजस्टेड डेटर अकाउंट बनाते। क्लोजिंग बैलेंस जब आ जाता तो फिर उस क्लोजिंग बैलेंस की बेस पे जो एज एनालिसिस दिया होता बेटा वैसी वर्किंग करेंगे। एवरी अदर थिंग इज सेम एक्सेप्ट ओनली इज कि एक से ज्यादा अगर रेट्स दिए हो तो आपने बेटा बस फिर अलाउंस की वर्किंग अलग अलग कर लेनी। प्लीज मेरी बात अब क्लियर है? मिस्टर शानूर, एक और चीज भी रिवाइज करने जहन में, फर्ज करें अगर स्पेसिफिक अलाउंस भी बनाना होता तो कंसंट्रेशन सुनिएगा। हम पहले दोबारा सुन लें, अगर डेटर्स अनएडजस्टेड होते और स्पेसिफिक और जनरल अलाउंस दोनों बनाना होता है तो यकीनन पहले हम डेटर्स का एडजस्टेड बैलेंस निकालते, ठीक है, फिर यकीनन पहले स्पेसिफिक अलाउंस ही बनाते, फिर रिमेनिंग डेटर्स ही फाइंड आउट करते, फिर रिमेनिंग डेटर्स का एज एनालिसिस अगर गिवन होता तो एक जर्नल अलाउंस रिमेनिंग डेटर्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय एक से ज्यादा जर्नल अलाउंसेस का रेट मल्टीप्लाई कर देते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। ये भी अपने ये भी अपने नहीं मुझे जैसे ही खाएंगे नहीं आनी बिजी हो गए। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो काइंडली परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये बातें अभी और आगे जाके सवालों में रिपीट हो जाएंगी तो इंशाल्लाह वहां फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके प्लीज यहां तक फिलहाल ये यहां तक हमारी बात तो क्लियर है ना? देन बेटा मेरा ख्याल है कि ये डेप्रिसिएशन में तो कोई खास इशू नहीं आया। डेप्रिसिएशन तो आप लोगों ने कर ली होगी, रख लो फिर खा लो। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से थी, इसमें तो कोई इशू नहीं आया। जो एसेट्स पूरा साल यूज हुए, जो एसेट्स पूरा साल हुए यूज हुए उन्हें पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई, और जो एसेट पूरा साल यूज नहीं हुए, एक था वो एडवांस वाला, वो 3 मंथ्स यूज हुआ। मैं बस जस्ट एक मिनट के लिए अगर आप कोई नोट कर रहा है तो मैं लिख देता हूँ फिगर्स। 12,500 कॉस्ट थी माइनस 4630 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी, 20% उसकी डेप्रिसिएशन सॉरी 15% रेट था। तो देयरफॉर 1118.5 शायद डेप्रिसिएशन बनी, 1180.8 सॉरी 1180.5 और प्लस 450 इंटू 15% और इंटू 3/12, 3/12 का ओके, ये बना शायद 16.875। तो बाकी टोटल फिर आप कर लेंगे 1197, शायद 1197.375 ये वाली फाइनल होगी ना वर्किंग। 1197 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर चाहें तो वो 17 अराउंड बन जाएगा शायद। एडवांस इसलिए क्रेडिट होगा, दलाल ना करिए यार इस तरह। एडवांस हैज नॉट येट बीन एडजस्टेड। जब एसेट आ जाएगा तो फिर एडवांस क्रेडिट होकर खत्म नहीं हो जाएगा। जब एसेट आ जाएगा तो फिर एडवांस आपका एसेट तो नहीं रहा। एसेट जब आ जाएगा तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। मशीनरी जब आ गई तो मशीनरी के नाम से एसेट बन गया, और जो पैसे आपने एडवांस दिए हुए थे वो तो एसेट कंसिडर नहीं होंगे। ओके तला, जब एडवांस देंगे तो एडवांस एसेट था,
लेकिन जब एसेट आ जाएगा तो फिर अब वो पैसे जो एडवांस में दिए थे वो तो एसेट नहीं ना यार। ओके तलहा, ओके तलहा, तो यस तो कर दिया करें ना यार बाद में, इधर गायब हो गए हैं। चले बेटा हम पॉइंट नंबर 5 पे आए। जो है ना इसमें थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर लेंगे ना तो बड़े आराम से ये भी समझ आ जाएगा। यकीनन ये थोड़ा सा नया मुश्किल तो है, लेकिन आपसे थोड़ी सी एफर्ट मुझे रिक्वायर्ड है। मसलन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पढ़ के ट्रांसलेट करना। मसलन क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड इन एरियर्स। सबसे पहले तो दो लफ्जों का फर्क ज़हन रखिएगा। एक होता है वर्ड एडवांस। एडवांस का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वैसे तो शायद क्यूएम में आपने पढ़ा वर्ड, लेकिन ये जो एरियर्स होता है ना इसका मतलब होता है एंड ऑफ द पीरियड। तो पहले तो ये बता दें इस एरियर्स का मतलब क्लियर, तो एंड ऑफ द पीरियड, एरियर्स मींस होता है एंड, शायद एडवांस होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तब गौर से सुनिएगा जरा बात। ऑन 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर ईच ईयर। अब इसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यकीनन डेट्स जो है ना वो मंथ के स्टार्ट की लिखी हुई है। मैं जरा समझाने के लिए कुछ बात जरा एक अज्यूम करने लगा। 1 अप्रैल से लेके महीने गुजरे गिने मेरे साथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने बने बताएं जरा। इन 6 महीनों का इंटरेस्ट 1 अप्रैल पे नहीं होगा, एडवांस में नहीं होना। इन 6 महीनों का इंटरेस्ट 1 अक्टूबर 17 पे होगा अकॉर्डिंग टू द ईयर एंड गिवन इन द सवाल। सितंबर तक का जो है वो फिर नेक्स्ट डे पे होना। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। नंबर 2, अगले महीने के अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का जो इंटरेस्ट होगा ये फिर 1 अप्रैल पे होना है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि एरियर्स वाला वर्ड अब हमें डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। काइंडली ये पहले बता दें, एरियर वाला वर्ड हमें समझ आ गया है, क्लैरिटी है सबको? क्लैरिटी है मेरे भाइयों? क्लियर हो गया है? पीरियड के एंड पे। अब बेटा जरा गौर से सुनिएगा एक बात। यकीनन हमारा पीरियड 1 जनवरी 17 से स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 17 तक जा रहा है। दानियाल ना करना यार, कम ऑन यार। पीरियड के एंड पे, पीरियड के एंड तक का इंटरेस्ट नेक्स्ट डे पे हो रहा है। प्लीज यार, पीरियड के स्टार्ट पे नहीं है, पीरियड के एंड पे, लेकिन आखिरी दिन पे होने की बजाय नेक्स्ट डे पे हो रहा है। आप ये बताइएगा कि 1 अप्रैल 17 जो हमारे इस साल में शुरू में 3 महीनों बाद आया होगा, कंसंट्रेट करें जरा डेट्स पे। इस दिन हमने पिछले साल के 3 महीने और अपने इस साल के 3 महीनों की पेमेंट की गई होगी। बात समझ आती है?
उसका इशू भी नहीं है, हमारे साल के एंड पे कुछ इशू है। आगे चलें। देन उसके बाद 1 अक्टूबर कह लें, क्या इस दिन इस साल के 6 मंथ्स की पेमेंट भी अकॉर्डिंग टू दीज लाइंस हुई होगी? हुई होगी सर। लेकिन अगली बात सुने, अगली बात सुने, ये जो हमारे इस साल के 3 रिमेनिंग महीने रह गए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 17, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 17, क्या इन 3 महीनों की पेमेंट अगले साल के पहले 3 महीनों के पेमेंट के साथ मींस 1 अप्रैल पे होगी? नहीं उस्मान दानिश ना करिए। तो इन 3 महीनों का इंटरेस्ट बेटा जुबैर गलत कर रहे हैं, इस तरह ना करें, बिल्कुल गलत है। पीरियड सेमी एनुअल है, लेकिन हमारे इस पीरियड में अब 3 महीनों की मींस क्वार्टर की एक्रूवल होनी है या 6 महीनों की एक्रूवल होनी है? फाइनल करें जरा, क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर के 3 महीनों की अक्रूवल हमारे पीरियड में होनी है? जी मिस्टर जुबैर, माय डियर जुबैर, 3 मंथ्स की। ओके ओके ओके, सुने गौर से बात, कंसंट्रेशन सुनिएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट रेट तो है, लेकिन बात मेरी पहले पूरी हो लेने दें, फिर अभी इंशाल्लाह फिर आपका क्वेश्चन मैं एड्रेस करता हूं। इन 3 महीनों के इंटरेस्ट की अगर मैं आपसे कहूं कि एंट्री होनी चाहिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, तो क्या मेरी इस बात पे कोई एतराज तो नहीं उठाएंगे आप? अब मेरी ये सारी बातें ज़हन में रख के क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर, इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब इंटरेस्ट पेबल फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 December 2017 हैज बीन credited टू लोन अकाउंट। क्या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट होने की बजाय लोन का लेजर क्रेडिट हो गया है? क्या लायबिलिटी पेबल की बजाय लोन के नाम से बन गई है? क्या क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट होने की बजाय लोन क्रेडिट हो गया है? कोशिश करें बताते रहे यस नो में। नहीं बेटा इतने लंबे लंबे आंसर ना दे, मैं खुद आंसर बता दूंगा। आंसर करनी ना विभाग मलिक दासमान दानिश, बेटा आंसर की तरफ ना जाया करें, आपको लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, सिर्फ बाय एन ये रख लें, जस्ट मेरे क्विक रिस्पॉन्सेज मिल जाए जरा। क्योंकि अगर हम यहां तक पहुंच जाएंगे ना कि गलती हुई क्या है, तो बेटा उसको ठीक करना इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जी बेटा मिस्टर जवाद की खुद से काइंडली गौर से पढ़ें, खुद से पढ़ें, लिखें, पढ़ें जरा। लोन अकाउंट क्रेडिट हो गया, वेयर इज लोन अकाउंट? दिस इज लोन अकाउंट, दिस इज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट मींस लोन लेजर। क्या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट होने की बजाय लोन क्रेडिट हो गया है? तो क्या अब हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अगर हमें एरर का पता चल गया है कि क्या क्रेडिट होने की बजाय क्या क्रेडिट हो गया है? अच्छा एक चीज जरा सुन के बताइए, एक चीज जरा सुनिएगा जरा, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस के डेबिट होने में गलती हुई है
या इंटरेस्ट पेएबल के क्रेडिट होने में गलती हुई है। पेएबल के क्रेडिट होने में गलती हुई है अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तो ठीक कैसे हो जाएगा बेटा ये? लोन डेबिट एंड इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ये जो मैंने एंट्री लिखी थी आपके सामने, ये एंट्री होनी थी। कंसंट्रेशन सुनिएगा, सुनते जाइएगा। ये एंट्री रिक्वायर्ड थी, ये थी, होनी चाहिए। अब सुने जरा जो हुई है, अकॉर्डिंग टू सवाल हुई क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो डेबिट हुआ है, हुआ होगा क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं बताई जा रही, तो लोन क्रेडिट हो गया। और ये मैं लिख रहा हूं रेक्टिफाइंग, और ये मैं इस तरह से 3 लिखना चाह रहा हूं कि जरा मेरी बात आपको सही तरह से ग्रैस्प करने में आसानी हो जाए। यहां तक जितनी मैंने बातें की हैं 100% एग्रीड है। अब फाइनली ये रह गया कि इसकी अमाउंट कैसे पता चलेगी। तो अमाउंट की मैं अभी डिस्कशन करता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा ये सीक्वेंस में नोट कर लें। पहले ये डायग्राम बनाइएगा, उसके नीचे रिक्वायर्ड लिखेगा, पोस्टेड लिखेगा, फिर पोस्टेड के नीचे रेक्टिफाइंग एंट्री लिखेगा। इसको साफ सुथरा लिख लें। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। जब आप लिख लेंगे तो इसमें लास्ट इशू जो अमाउंट का रह गया है, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कल इस पे क्या इतराज है यार कि 3 महीनों की पेमेंट उसमें आ रही होगी, आने दें। पिछले 3 महीनों की जब पेमेंट इस साल हुई होगी तो लाइबिलिटी फिर खत्म हो गई होगी ना पिछली। अली उस पे क्या इतराज है? पेमेंट तो हमारे साल में ही है, एक्सपेंस पिछले साल रिकॉर्ड हुआ होगा, उसमें तो नहीं बताया हुआ कोई गलती हुई है। पेमेंट हमारे वाले साल में, लाइबिलिटी कम होगी, खत्म हो जाएगी पिछली वाली। एक्सपेंस पिछले साल का, ये तो नहीं कहा हुआ एक्सपेंस हमारे पीरियड में रिकॉर्ड हुआ। एक्सपेंस तो हमारे पीरियड का नहीं है। इन द क्वेश्चन, ये याद रखें प्लीज। इन क्वेश्चन में हमारी बेसिक असम्पशन ये है, ऑल एंट्रीज आर करेक्टली मेड अनलेस हमें एडजस्टमेंट में पता चले मिस्टेक क्या है। और मिस्टेक का क्या पता चला है? सिर्फ जो आखिरी क्वार्टर, इस क्वार्टर की जो इंटरेस्ट था वो पेबल रिकॉर्ड होने की बजाय, इंटरेस्ट पेबल की बजाय लोन में क्रेडिट हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी इज क्लियर इंक्लूडिंग अली। अली फाइनल अभी आ रही
डिस्कशन के बाद मुझे ये बताएं, ये जो 5150 आ रहा है, क्या इस 5150 में, क्या इस 5150 में लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट भी ऐड हुआ हुआ है? सॉरी यार, अब खाने की वजह से अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, माजरत है वो, जरा आई होप कि आप इग्नोर कर सकेंगे। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि अब आवाज ना आए। तो आप बेटा अपना खाना एंजॉय कीजिएगा बाद में, अभी बीच में, अब इस वक्त मैं इसलिए क्योंकि मैं जरा रिलैक्स होकर लगा हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बहरहाल। जी सर, जज़ाकल्लाह सर। मेरा क्वेश्चन भाई छोड़ दें, सारी रेलेवेंट बातें छोड़ दें, जज़ाकल्लाह। दानियाल, उससे फिर ऐसी टेंशन हो गई है, कोई नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है जो भी खा रहे हैं। प्लीज ट्रैक पे वापस आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट इट सर। सर 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 जाहिद काइंडली प्लीज ट्रैक पे आ जाएं, सब लोग ट्रैक पे वापस आ जाएं, खत्म कर दें बात। जी मैंने खाना छोड़ दिया, जज़ाकल्लाह अली। अली साहब कह रहे हैं सुन्नत का तरीका है कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने खाना छोड़ दिया। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, कंसंट्रेशन से मेरी बात सुने प्लीज काइंडली, जज़ाकल्लाह। क्या आपको पता है कि 5150 में क्वार्टर का इंटरेस्ट आ रहा है? क्वार्टर का मतलब लास्ट 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है। यस, बस ठीक है, ओके ओके ओके, रुक जाए। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया था, दोबारा मैंने रिपीट इसलिए किया है जरा हम बात दूसरी तरफ चली गई थी। देन बेटा प्रॉब्लम अब ये है कि मैं 5150 पे अगर रेट लगा दूंगा ना 12%, तो उस इंटरेस्ट पे भी 12% दोबारा रेट लग जाएगा, जो क्वार्टर का इंटरेस्ट इस पे इसमें ऐड हुआ है। और आपको पता है इंटरेस्ट रेट जो होता है ये प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई होके इंटरेस्ट की अमाउंट आती है। ये जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला है ये सबको पता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट रेट लग के इंटरेस्ट की अमाउंट आती है। तो मैं इस 5150 पे अब इंटरेस्ट का रेट लगा के 3/12 करके अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा जो लास्ट क्वार्टर का इंटरेस्ट है। जी मिस्टर मदराज समझ आ गया? माय डियर मदराज, इसमें इंटरेस्ट है 5150 में, हमें नहीं पता कितना इंटरेस्ट है, लेकिन हमें ये पता है 3 महीनों का है, क्रेडिट हुआ हुआ है, ऐड हुआ हुआ है। देयरफॉर अगर मैं इसी अमाउंट पे एज इट इज रेट लगा दूंगा तो वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। देयरफॉर अब मजबूरी ये है कि हमें इसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग करना है। सही है? सही है सर। तो उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए। अब इन्हीं दिनों के लिए फिर क्यूएम आपने पढ़ी है जो आगे अकाउंटिंग में भी आपको हेल्पफुल रहेगी हमेशा। तो मैं कोशिश करूंगा एग्जैक्टली जैसे क्यूएम वगैरह में जिंदगी में आपने कभी ये बातें सुनी, मैं वैसे ही करूं। लेट्स अज्यूम, आप सबने ये नोट करना है बाद में, लेकिन पहले सिर्फ सुनना है। लेट्स अज्यूम x इज, नो 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 नो, जवाब में कोई बेटा नहीं, सुने प्लीज, मिस्टेक हो रही है। लेट्स अज्यूम x इज amount of loan without interest। कभी इस तरह सुना x आपने? लेट्स अज्यूम x। जी हो सकता है सलमान, लेकिन सलमान आप FA1 में हैं, बच्चों के साथ हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, वो भी हो जाएगा, लेकिन ये बच्चों के लिए जरा समझना आसान है काइंडली।
देन बेटा अभी मेरी इक्वेशन देखिएगा, आप इस इक्वेशन से एग्री करते हैं, जरा पहले सुनिएगा जरा। x प्लस की अमाउंट पे 12% मल्टीप्लाई होके 3/12 की अमाउंट भी शामिल है। x मींस अमाउंट ऑफ लोन विदाउट इंटरेस्ट, इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल। तो x प्लस x इंटू 12% इंटू 3/12, मेरी इस इक्वेशन से आप लोग 100% एग्री कर जाएंगे। और क्या फिर अब आप x फाइंड आउट करके मुझे बता देंगे कि x है कितना, x मींस लोन की अमाउंट है कितनी। ये इक्वेशन बनाएं, सारा कुछ लिखें, सब कुछ लिखें और सॉल्व करें। मिस्टर वैस खालिद, वी आर अज्यूमिंग कि सपोज लोन की अमाउंट x थी विदाउट इंटरेस्ट, तो x मींस तो लोन की अमाउंट हो गई, लेकिन 5150 में उस x पे 12% के हिसाब से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट भी शामिल है। तो देयरफॉर x प्लस x इंटू 12% इंटू 3/12 करके इज इक्वल टू 5150 आ रहा है। ओके माय डियर वैस, अब समझ आ गया वैस खालिद? तो इसको सॉल्व करें काइंडली सारे। सब प्लेट हाँ जी सर। अब बेटा इसको आई होप कि हम सब सॉल्व कर सकते हैं यार। जी जज़ाकल्लाह यार, यही रिक्वायर्ड है बेटा। x प्लस, अब मैं थोड़ा सा इसलिए कॉन्शियस हूँ कि मेरे जैसा ना हो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग ना हो, तो x इंटू अगर हम 12% लिखें तो 0.12 है, इंटू 3/12 है, तो ये बन गया 0.03। तो x प्लस 0.03x इज इक्वल टू 5150 आई थिंक। फाइनली हो जाएगा 1.03x इज इक्वल टू 5150, और फाइनली x इज इक्वल टू 5150 डिवाइड बाय 1.03, तो बेटा ये 5000 आ जाएगा। सब लोग 100% क्लियर हैं यार, ये क्या हो रहा है? सब लोग ओके हैं मेरी इस डिस्कशन से यार? तो बेटा अब अगर हम चाहें तो हम वर्किंग भी कर सकते हैं। जाने दे मोहम्मद अली यार, खुदा के लिए, डबल एक्स कहाँ, ये एक्स में प्लस हो रहा है एक्स, और एक्स से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटरेस्ट भी तो लेना है यार। जैसे आपकी बड़ा चॉइस है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपने किसी और तरीके से भी सॉल्व किया है और आंसर आपका 5000 पूरा है, बेटा वो आप जो बात कर रहे थे ना, जी जी सर जी, इसका जिस तरह मर्जी करें आप। साकिब मेरी बड़ी बात सुने, साकिब जो है और एवरीबडी एल्स, अगर किसी ने किसी और तरीके से सॉल्व किया है, मुझे 100% उस पर कोई इतराज नहीं है, आप जरूर करें। लेकिन अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है, फिर मैं आपसे एग्री करता हूँ। जवाब नकवी बेटा आपने जो किया है ना वो आपका ठीक नहीं है, 4598 नहीं है एक्चुअल इंटरेस्ट है यार 12% पर। सर उसका मतलब है लॉन्ग टर्म लोन का 12% इंटरेस्ट रेट है यार। मिस्टर दानियल ये ना करिए यार, ये तो पता नहीं अब कितने सवालों में आ गया। इट सिंपली मींस एक लॉन्ग टर्म लोन है और उसका इंटरेस्ट रेट 12% है। 12% लॉन्ग टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट 12% है। यार आपको खुदा का नाम लिया यार, दानियल ये क्या कर रहे हो यार आप? ये आपके ये क्वेश्चन के एंड में लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 5 में पढ़ा है, इंटरेस्ट अक्रूड फॉर द क्वार्टर एंडेड। ना करिए यार दानियल, ये क्या तरीका है? इससे तो बड़ा कोई फायदा नहीं यार। क्वार्टर का जिक्र तो पॉइंट नंबर 5 में है दानियाल। ओके अब जी माय डियर, अब फाइनल क्या है? वैसे तो 5150 में और 5000 में 150 का डिफरेंस है इंटरेस्ट, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 5000 इंटू 12% इंटू 3/12 करके
चेक कर लें 150 अब इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर बनता है। तो फाइनल एंट्री पे जो हमारी हुई है इंटरेस्ट पेएबल कितने से रिकॉर्ड हो जाएगी 150 से। अगर मैं कर दूं तो 100% क्लियर वाली बात है अब यार। आप लेट लेट तो बाद में बात करें। नहीं जी बेटा नोट कर लिया सबने यार, कोई लिख तो नहीं रहा। जी अब इसके अलावा बेटा अब इस क्वेश्चन में कोई इशू तो नहीं रहा। अब मैं क्या अज्यूम करूं कि ये क्वेश्चन अब खुद से आप कंप्लीट कर लेंगे, इसका सारा आंसर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट खुद से बना लेंगे यार। मतलब वो तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है यार, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट निकाल लूं उसके बाद बैलेंस शीट बनाऊं, उसकी जरूरत तो नहीं है। अब टाइम वेस्ट तो ना करूं उसमें आपका, उसमें तो ना आपके टाइम वेस्ट करूं यार। जी जोएब अब तो सिर्फ फिगर्स ही लिखनी है, मेरा ख्याल है कि हम आप कंप्लीट कर लेंगे यार। जी मेरा ख्याल है फिर इस तरह एक करें, आज मैं आपको ज्यादा और डिस्टर्ब अगर ना ही करूं तो बेहतर है। ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है अब आपका 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं बेटा लेगा। जी जी वही कर रहा हूँ सर। क्या ख्याल है 15-20-25 मिनट में मेरा ख्याल अब ये फिगर्स की प्लेसिंग तो आप कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन जरा घर के लिए और दे दूं कल, फिर उसको उसको भी फाइनल कर लेंगे, क्या ख्याल है? तो दिल मानता है मेरी इस बात पे? मेरी इस बात पे दिल मान जाएगा आपका? जी मुबीन साहब दिल मानता? जी जोएब साहब शायरी शुरू कर दी सर आपने तो। आप लोग बेटा फिर इस तरह कीजिएगा जरा, क्वेश्चन इसके नीचे ना ट्यूलिप के नीचे क्वेश्चन है, पहले जरा फिर उसकी एफर्ट करते हैं। ये अच्छा नहीं, सॉरी मेरा ख्याल है वो मेरे साथ ही डिस्कस करिएगा पहले आप, सॉरी पहले यही करेंगे। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सोफिया ट्रेडर्स के नाम से, पेज नंबर 50 जरा ढूंढ लीजिएगा एक नंबर, पेज नंबर 50 पे, सॉरी पेज 172 हम आप कह रहा शायद। ये काइंडली जरा एस टी के नाम से जो सवाल है 172 है पेज, काइंडली सब देखना जरा एक नजर। बेटा बुजुर्ग कल सही है। तो ये बेटा जरा क्वेश्चन फिर होमवर्क रखें, आपको पता है इसके नीचे फिर इसका आंसर भी अवेलेबल है। इसमें आपको शायद प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए, तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि शायद ये क्वेश्चन अब आपको ज्यादा तंग ना करे। मैं इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। तो आज बेटा काफी है, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आप बस ट्राई बेस्ट, बिल्कुल सही है सर, यू मस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट, बाकी बेटा कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मिलजुल के कल फाइनल कर लेंगे।
वहां बेटा कल बात कर लेंगे यार, इस वक्त मेरा ख्याल आप भी रेस्ट करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।